हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में आपके एक अलग ही टॉपिक के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर के बारे में। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या देख लिया है, क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमारे पास एक डिज़ायर्ड जीन था, जिसको कि हमने एक वेक्टर के साथ लाइगेट किया, और लाइगेट करने के बाद हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। ओके, और इस डीएनए को हमने कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सारा टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इस कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में जैसे ही ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाता है, इसे हम बोलने लगते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ओके, इससे हम अभी रिकॉम्बिनेंट सेल्स बोलने लगेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें और भी कई सारे डिफरेंट सेल्स भी हमें मिल सकते हैं। कभी कभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर भी इंट्रोड्यूस नहीं होता है, तो हम उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स बोल देते हैं। तो उन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स में से रिकॉम्बिनेंट सेल्स को हमें सिलेक्ट करना था। ओके, हमने सिलेक्शन भी कर लिया है। सिलेक्शन के कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो हमने सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स किया है। तो इसके बाद अब क्या बचा हमारे पास अभी करना क्या है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो डिज़ायर्ड जीन था, इससे हमें प्रोडक्ट चाहिए था, राइट। इसी वजह से हमने इस डिज़ायर्ड जीन को एक होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अभी हमें होस्ट सेल भी मिल चुका है, रिकॉम्बिनेंट सेल हमें मिल चुका है। तो अब हमारा काम क्या है कि इस होस्ट सेल को ग्रो कराना है हमें। ओके, जितना ज़्यादा इनका नंबर इंक्रीज हो सके, इनको प्रॉपर कंडीशंस देने हैं, इनको ग्रोथ कराना है। और इन ग्रोथ के साथ क्या होगा, अभी हमारा जो डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट हमें मिलने लगेगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ग्रोथ होने के बाद डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट का मिलना, ये किस तरह से होता है देख लेते हैं पहले। नॉर्मली हम जानते हैं, अगर सेंट्रल डॉग्मा के बारे में हम बात करें, जो कि हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें से हमने क्या देखा था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए जब खुद डीएनए ही बनाता है, डीएनए से जब डीएनए बनता है, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते थे रेप्लिकेशन, राइट। उसके बाद डीएनए से जब आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता था, ट्रांसलेशन होने के बाद हमें एक प्रोटीन मिलता था। तो हमने अभी क्या देखा है, अभी तक हमने इस जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने क्या देखा है कि एक डीएनए हमने लिया, ओके, उसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। मतलब ये फाइनली डीएनए ही तो है, रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल ही तो है, राइट। इससे हमें क्या बनाना है, एक प्रोटीन बनाना है। मतलब ये जो डिज़ायर्ड जीन है हमारा, इसको हमें एक्सप्रेस करना है। कोई भी जीन या कोई भी जेनेटिक मटेरियल जब खुद को एक्सप्रेस करता है, तो वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, वो प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, राइट। अगर इसको प्रोटीन ही बनाना है, तो इसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा। और आरएनए के बाद ये ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर है, इसका मतलब होस्ट सेल के अंदर ही ये जो प्रोटीन बनेगा अभी, राइट। और होस्ट सेल के अंदर प्रोटीन कैसे बनेगा, सबसे पहले आरएनए बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, और फाइनली हमें जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है वो मिलने लग जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म आता है, एनसीईआरटी में बार बार इसका जिक्र किया गया है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जीन प्रोडक्ट है, मतलब कोई जीन खुद को एक्सप्रेस किया होगा, राइट। जीन एक्सप्रेशन के बाद ये प्रोडक्ट मिल रहा होगा। तो मोस्टली जीन जब खुद को एक्सप्रेस करता है, तो प्रोटीन्स के फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करेगा। और हम अगर कोई जीन को, डिज़ायर्ड जीन को ले रहे हैं, इसका मतलब आइदर कोई प्रोटीन को हम एक्सप्रेस कराना चाहता है या हार्मोन्स को, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने इंसुलिन के बारे में बात कर रखा है, राइट। तो ये जीन प्रोडक्ट इंसुलिन भी हो सकता है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। या फिर हम उस डिज़ायर्ड जीन से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहें, या फिर उससे एंजाइम एक्सट्रैक्ट करना चाहें। तो ये जो होते हैं जीन के प्रोडक्ट, मतलब जीन खुद को एक्सप्रेस करने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको हम जीन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। लेकिन फॉरेन जीन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस होस्ट सेल के अंदर हम इनको एक्सप्रेस करा रहे हैं,
उस होस्ट सेल का खुद का भी एक क्रोमोसोमल मटेरियल है, खुद का भी एक उसका जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो हमारा जो जीन प्रोडक्ट है वो बाहर से आया हुआ है, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड किया हुआ है और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हमें ये जीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये फॉरेन डीएनए से मिल रहे हैं हमें और फॉरेन जीन से मिल रहे हैं। इसी वजह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोल देंगे फॉरेन जीन प्रोडक्ट, राइट। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसी वजह से आपका ये जो टॉपिक है इसका नाम भी उन्होंने ये रखा है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, कि किस तरह से ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक का फिनोमेनन हमें पता चल चुका है कि एक होस्ट सेल के अंदर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया है, इसके बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा क्योंकि इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। ओके, हमने देख लिया था कि वेक्टर में क्या क्या जो सेक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कि वो होस्ट सेल में जाके खुद को सर्वाइव करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, राइट। तो अब जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसको किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, अभी तक हमने ये देखा कि जो होस्ट सेल्स होते हैं वो आइदर बैक्टीरियल सेल्स हो सकते हैं या फिर कभी कभी एनिमल सेल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैक्टीरियल सेल को लेते हैं। तो अब देखते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ये किस तरह से ग्रो करते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा आपको प्रोसेस मिलेगा जिसका कि हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं जब हमें जीन प्रोडक्ट को अलग करना हो। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे हम जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो जीन प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, राइट, ये जो जीन प्रोडक्ट है कुछ भी हो सकता है, एंजाइम हो सकता है या फिर आपके प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो ये जीन प्रोडक्ट जो भी हमें मिलने वाला है हम यही चाहेंगे कि ये हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिले। ये जीन प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में हमें कब मिलना चाहिए? जब हम इनका इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन का प्रोडक्शन। इंसुलिन कब यूज़ होता है? जिन पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस हुआ होता है उनको हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल हो वो रिड्यूस रहे और सेल जो शुगर मॉलिक्यूल्स ब्लड में पाए जाते हैं उनको वो अपने अंदर ले ले, राइट। इसीलिए हमें इंसुलिन चाहिए क्योंकि उनके अंदर जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज में वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं किसी भी रीजंस की वजह से। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा कि हमें जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है या फिर जो इंसुलिन है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को रीच कर सकें, उनको हम ये प्रोडक्ट पहुँचा सकें। लेकिन जब हमें कोई रिसर्च करना होता है, कोई भी अगर मान लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ रिसर्च चल रहा है तो हमें इतना ज़्यादा लार्ज स्केल में ज़रूरत नहीं होगा, बहुत कम अमाउंट में भी हमारा काम चल जाएगा। कुछ ml हम लोग अगर प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, बैक्टीरियल सेल, अगर बहुत सारे बैक्टीरियल सेल का हम कल्चर करेंगे और इन कल्चर के बाद हमें मान लो फ्यू ml ऑफ जीन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जब हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर हमें चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं 1000 लीटर हमें चाहिए ये इंसुलिन, तो उस केस में क्या करेंगे? क्या छोटा सा कल्चर प्लेट में ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। प्लस ये क्या यूज़ कर रहे हैं होस्ट सेल में? बैक्टीरियाज यूज़ कर रहे हैं। अगर बैक्टीरियाज यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरिया को ग्रो करने की भी ज़रूरत है। ये जब खुद को ग्रो करेंगे तब जाके तो हमारा जो जीन अंदर है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर है वो भी खुद को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद वो उतना ज़्यादा जीन प्रोडक्ट बनाने लगेगा। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया उतना ज़्यादा प्रोडक्ट, ये सिंपल इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है? इन बैक्टीरियाज को हमें ग्रो कराना है, राइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ग्रो कराना है अगर हमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले देख लेते हैं कि ये बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो ये कौन कौन से फेज देके ये ग्रो करते हैं, इनका रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। ग्रोथ ऑफ ए बैक्टीरिया इन कल्चर मीडियम, ये सबसे पहले देखते हैं। मान लो कि ये एक कल्चर मीडियम है। कल्चर मीडियम मतलब यहाँ पे वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं जो बैक्टीरियाज को चाहिए ग्रो करने के लिए। जैसे कि इनके लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, इनको ग्रो करना है तो इनको न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, राइट। ये जो मीडियम है इसका पीएच रेगुलेट होना चाहिए ताकि एक प्रॉपर पीएच इनको मिले जहाँ पे कि वो ग्रो कर सकें, राइट। तो ये सारे जो कंडीशंस होते हैं उनको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है और इनको ग्रो किया जाता है। बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो ये 3 फेज़ में ग्रो करते हैं। अगर हम इनका ग्रोथ कर्व देखें, एक ग्राफ होता है बैक्टीरियल ग्रोथ का,
मान लो ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, ओके, ये रहा नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे मान लो इतना 100 बैक्टीरियाज इनिशियली प्रेजेंट थे, तो मैं कर्व यहाँ से स्टार्ट करूँगी बिकॉज इनिशियली लेवल ये 100 बैक्टीरियाज है। तो यहाँ से स्टार्ट की सबसे पहले ये जो है स्ट्रेट लाइन रहेगा एक्स एक्सिस से, क्यों? क्योंकि तब ये खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, प्लस ये जो है खुद को सराउंडिंग मीडियम के साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो टेकअप कर रहे हैं, राइट। उस टाइम इनका ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होता है, ये जो है स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद क्या होता है, ये अपना नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगते हैं। तो ये जो फेज़ होता है, ओके, ये सबसे इनिशियल फेज़, इसको हम क्या बोलते हैं, लैग फेज़ बोलते हैं, इनको बोला जाएगा लैग फेज़। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल फेज़ है, इनको एक्सपोनेंशियल फेज़ बोला जाता है, या फिर इनको लॉग फेज़ भी बोलते हैं, लॉग फेज़ और एक्सपोनेंशियल फेज़। इस फेज़ में क्या होगा, बैक्टीरिया जो होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होगा उनको टेकअप करेंगे और रैपिडली ग्रो करेंगे, एक्सपोनेंशियली ये लोग ग्रो करने लगेंगे। और आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल के लिए इक्वेशन क्या होता है, 2 पावर n होता है, और इस रेट में ये बैक्टीरियाज ग्रो करने लगेंगे। मतलब एक बार अगर ये 2 थे तो इमीडिएटली ये 4 हो जाएंगे, राइट, 2 पावर 2 हो गया मान लो। उसके बाद इस तरह से एक्सपोनेंशियली ये ग्रो होने लगेंगे, 8 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, इस तरह से इनका ग्रोथ होगा, ओके। ग्रोथ होने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे इनका नंबर इंक्रीज होगा, ये न्यूट्रिएंट भी तो ख़त्म होने लगेगा क्योंकि ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर जैसे जैसे ये न्यूट्रिएंट ख़त्म होगा तो उनका ग्रोथ रेट भी उस तरह से लो होता चलेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब इनका ग्रोथ स्टेशनरी हो जाएगा। तो ये जो फेज़ है, लॉग फेज़ के बाद जो फेज़ आता है, इसे बोला जाता है स्टेशनरी फेज़, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आते आते इनका जो ग्रोथ है वो स्टेशनरी हो गया है, मतलब वो फिर से उतने ही नंबर ऑफ बैक्टीरियाज रहे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी कम हो चुके हैं, अब इनको उतना खाना, प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है ताकि वो ग्रो कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ क्या है, जैसे ही बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज हो गया, न्यूट्रिएंट्स नहीं है मीडियम में, तो ये मरने लगेंगे। तो उसके बाद ये आ जाता है इनका डिक्लाइन फेज़, और ये बोल देते हैं इसे डेथ फेज़। तो ये 4 फेज़ में बैक्टीरियल का ग्रोथ होता है अगर हम उनको कल्चर मीडियम में ग्रो कराएं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए, जैसे ही हम चाहते हैं कि फॉरेन जीन हमें मिले, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें मिलना है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें चाहिए, तो हम भी तो यही चाहेंगे कि बैक्टीरिया उस फेज़ में ज़्यादा टाइम तक रुके जहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहा है, राइट। तो वो कौन सा फेज़ हो गया, लॉग फेज़ हो गया, और एक्सपोनेंशियल फेज़ हो गया। अगर बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल फेज़ में है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ कर रहा है अपना नंबर, तो उतने ज़्यादा अमाउंट में हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी इंक्रीज़ करेगा नंबर, और जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उतना ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और फाइनली जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, ओके। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक होस्ट सेल है हमारे पास, राइट। होस्ट सेल है जो कि बैक्टीरिया है, मान लेते हैं कोई भी बैक्टीरिया हमने ले लिया है जिसको कि होस्ट सेल बना दिया हमने, जिसके अंदर कि हमारा जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। अब इसको हम क्या रखना चाहेंगे, इसको हम चाहेंगे कि ये लॉग फेज़ में अपना मैक्सिमम टाइम जो है रहे। अगर ये मैक्सिमम टाइम रहेगा तो फिर ये क्या हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ये मैक्सिमम यील्ड देने वाला है, जो भी प्रोडक्ट हम चाहें। जैसे कि हमने प्रोटीन का जीन हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डाल के रखा है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा, कोई एंजाइम डाल के रखा है तो मैक्सिमम एंजाइम मिलेगा, ओके, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी बैक्टीरिया को लॉग फेज़ में रखना चाहें तो जाहिर सी बात है, हमने अभी इनके ग्रोथ फेज़ देखा कि सबसे पहले तो इनके ग्रोथ फेज़ में एक लैग फेज़ आता है, राइट। उसके बाद ही एक्सपोनेंशियल फेज़ आता है और लॉग फेज़ आता है, जब न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में मीडियम में प्रेजेंट हो। तो हमें और क्या इंश्योर करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि लॉग फेज़ में बैक्टीरिया रहे, ये जो न्यूट्रिएंट है इसके मीडियम में ये कम नहीं होना चाहिए, राइट, कम नहीं होना चाहिए, या फिर इनको कंटिन्यूसली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये मिलते रहें, तब जाके ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया लॉग फेज़ मेंटेन रखेंगे, ओके। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लू है जिसको कि यूज़ करके हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करने लग जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे देखते हैं क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अभी तो हमने देखा कि हमें इनका जो न्यूट्रिएंट है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, वो अभी एक एक करके हम देखेंगे। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें प्रोडक्ट मिले। अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हम चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा वेसल हमें लेना पड़ेगा, राइट, जिसके अंदर की हमें कल्चर करना पड़ेगा बैक्टीरियाज को, और हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट मिले उस वेसल में। तो उस कंटेनर को, एक लार्ज वेसल को क्या बोला जाता है? बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। ये जो बायो रिएक्टर्स होते हैं ये बहुत लार्ज वेसल्स होते हैं जिसके अंदर की सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद क्या चाहिए? अगर हम बैक्टीरिया ले रहे हैं तो उसके रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन भी चाहिए हमें, ओके, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी मिलना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, लॉग फेज में रह सके, ओके। उसके बाद खाना पीना भी चाहिए बैक्टीरियाज को, जो कि कल्चर मीडियम प्रोवाइड करेगा। और ये जो कल्चर मीडियम होते हैं इनमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होंगे, राइट, इनमें आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बाद और क्या आ सकते हैं? मिनरल्स हो सकता है इनमें, राइट, मिनरल्स हो जाएगा। फिर कुछ आयॉन्स भी हो सकते हैं, ओके। ये सारे के सारे इन कल्चर मीडियम में रहेंगे। उसके बाद क्या रहेगा? एजिटेटर सिस्टम। एजिटेटर क्या होता है? मिक्सिंग करने वाला कोई सिस्टम होगा, जैसे कि टरबाइन होता है, राइट, वो क्या करेगा? एजिटेट करता रहेगा। एजिटेट करने से क्या होगा? जो कल्चर मीडियम है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, मिनरल्स और आयंस जहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो कंटिन्यूसली इस कल्चर में थ्रू आउट द मिक्सचर प्रॉपरली, मतलब सैचुरेट क्या उसको प्रॉपर कंडीशन में हर जगह पे ये मिले, राइट, यूनिफॉर्म अमाउंट में ये हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसीलिए हमें एजिटेटर सिस्टम चाहिए। प्लस जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई हम कर रहे हैं उसको भी हमें इस मिक्सचर के हर जगह पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई डिलीवर करना है, जिसकी वजह से कि एजिटेटर सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट और क्या चाहिए? बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होगा। हम ये जानते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं या फिर हमारे जो सेल्स होते हैं, ओके, सेल में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सारे के सारे एक नैरो रेंज ऑफ पीएच और टेम्परेचर में मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वजह से हमें और क्या चाहिए? एक प्रॉपर टेम्परेचर और एक प्रॉपर पीएच, प्रॉपर लेवल का एक पीएच हमें कंट्रोल करना पड़ता है, वो भी हमें इस बायो रिएक्टर में चाहिए होगा, ओके। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? सैम्पलिंग पोर्ट चाहिए। सैम्पलिंग पोर्ट क्या है? ये एक ऐसा, आपके पास एक वेसल में ऐसा एक सिस्टम रहेगा जिससे कि जैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ हो गया, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आने लग गए, ओके, प्रोडक्ट बनाने जैसे लग गया, इस प्रोडक्ट को निकालना भी तो पड़ेगा इस वेसल से, इस बायोरिएक्टर से, तो ये सैम्पलिंग पोर्ट होगा। उसके बाद और क्या चाहिए? अगर आप नॉर्मली अगर सोचें और क्या क्या हो सकता है, तो और क्या चाहिए हमें? इसके अंदर हमें जो कल्चर मीडियम है वो भी डालने के लिए एक ट्यूब होना चाहिए, राइट, कल्चर मीडियम डालने के लिए होना चाहिए, जो बैक्टीरिया हैं उनका भी सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कुछ ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको छोड़ के और भी कई सारी चीज़ें बायोरिएक्टर के अंदर होती हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट है, एक डेफिनेशन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि बायोरिएक्टर क्या होता है, एक बार उसे देख लेते हैं। ये आपका अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो इसको आपको लिखना है। तो व्हाट आर बायोरिएक्टर्स? हमने अभी देखा कि ये लार्ज वेसल्स होते हैं जहाँ पे कि इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जो रॉ मटेरियल हम वहाँ पे देंगे, रॉ मटेरियल हमने क्या दिया? जो खाना पीना दिया बैक्टीरियाज को, ओके, जो होस्ट सेल्स होते हैं, और बाकी जितने भी रॉ मटेरियल हमने यहाँ पे डाला है, ओके, इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो सकता है? आइदर कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, और वो कैसे फॉर्म होते हैं? यूजिंग प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं, इनको हम एज ए होस्ट सेल यूज़ कर सकते हैं, और इनका यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम ये बायोरिएक्टर में ला सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है पॉइंट? इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। अभी हमने देखा कि जो बायोरिएक्टर्स होते हैं उनमें हमने होस्ट सेल को डाल के रखा है। हम चाहते हैं कि होस्ट सेल वहाँ पे ग्रो करें और खुद का जो जीन प्रोडक्ट है, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उससे जो जीन प्रोडक्ट आएगा वो हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिले। तो वो मिलने के लिए हमें क्या चाहिए? वो जो ग्रोथ कंडीशंस है, बैक्टीरिया का ग्रोथ कंडीशन, जो भी ग्रोथ कंडीशन है, जो भी पीएच उसको चाहिए, जो भी टेम्परेचर उसको चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट उसको चाहिए, राइट, जो मिनरल्स चाहिए, तो ये सारा का सारा हम क्या करेंगे बायोरिएक्टर में? ऑप्टिमल अमाउंट में और ऑप्टिमल कंडीशन में उनको अवेलेबल करवाएंगे। इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हम क्या कर रहे हैं?
एक लार्ज वेसल ले रहे हैं, राइट, एक बहुत बड़ा वेसल है जो कि 100 to 1000 लीटर इसको डाल सकता है, ओके, इसमें रह सकता है 100 to 1000 लीटर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हमने इतना बड़ा एक वेसल को ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस वेसल में सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, जितने भी जो भी बैक्टीरिया और जो भी होस्ट सेल हमने चूज़ किया है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया। जैसे कि पीएच रेगुलेट करने के लिए सब है हमारे पास, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करना है हमें, फिर न्यूट्रिएंट्स भी डालना है यहाँ पे, ओके। तो पूरा प्रॉपर कंडीशन हमारे पास है जहाँ पे कि होस्ट सेल मैक्सिमम लॉग फेज में रहें और अपना ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली कर पाएँ। और अगर ये ग्रो कर रहे हैं प्रॉपरली तो उसके बाद हमारा जो आरडीएनए है वो भी रेप्लिकेट होगा, ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा, फिर हमें वहाँ से फॉरेन जीन प्रोडक्ट भी मिलने लगेंगे। तो ये जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स होते हैं ये कहाँ पे आते हैं, ये जो मीडिया है, ओके, ये जो मीडिया यहाँ पे आपको दिखेगा, कल्चर मीडिया जो है, इस कल्चर मीडिया में हमें ये फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिलने लगेंगे जैसे ही ट्रांसलेशन होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर इस कल्चर मीडिया में इतने सारे फॉरेन जीन प्रोडक्ट आ जाएंगे तो फिर क्या बैक्टीरिया अपना ग्रोथ पूरा कर पाएगा? क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम यूज़ होगा, ओके, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ये रिवर्स रिएक्शन हो सकता है या फिर फीडबैक इनहिबिशन हो सकता है। अगर फीडबैक इनहिबिशन हुआ तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट अब ज़्यादा अमाउंट में हो चुका है तो ये जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो उसको बोलेगा कि भाई अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो चुका है अवेलेबल, अब सबस्ट्रेट को कन्वर्ट मत करो। सबस्ट्रेट के होते हुए भी अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया तो क्या होगा, अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो मान लो यहाँ पे ये जो वेसल हमने यूज़ किया, ये जो बायोरिएक्टर है, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बन चुका है तब क्या होगा, ये प्रोडक्ट क्या करेगा, फीडबैक इनहिबिशन शो करेगा और ये एक मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाएगा। हमें क्या चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट्स मिल चुका है इस प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना पड़ेगा इस रिएक्टर से, राइट। जैसे ही हम बाहर निकालेंगे ये प्रोडक्ट और यहाँ पे फ्रेश मीडिया डाल देंगे, फ्रेश कल्चर मीडिया। अगर यहाँ पे फ्रेश कल्चर मीडिया डाल दिया तो ये बैक्टीरिया को एक फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया मिल गया, तो ये क्या करेंगे, फिर से वही खुद को रैपिडली ग्रो कराएंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करके अपने आप को ग्रो करेंगे, लॉग फेज में रहेंगे, राइट। तो इसी तरह से किया जाता है। जैसे ही प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आ जाए हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट का लेवल होता है, जब उतना आ जाएगा तो हमारे पास एक सेंसर प्रेजेंट होता है जो कि आपको शो कर देगा कि प्रोडक्ट यहाँ तक रीच कर चुका है। जैसे ही प्रोडक्ट उस लेवल तक रीच कर जाएगा हम क्या करेंगे, उनको निकाल लेंगे। ये तो एक तरीका हुआ। ये क्या तरीका हुआ कि हमने देखा कि जैसे ही प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया हम उनको निकालने लग गए, ओके। प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ उसको हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे फ्रेश मीडिया डाल दिया। ये एक तरीका हो सकता है। मतलब एक कल्चर मीडियम, हम कोई भी वेसल ले रहे हैं, पहले उसको फॉर्मेशन होने दे रहे हैं, प्रोडक्ट जैसे ही मैक्सिमम अमाउंट में आ गया उसके बाद हम उनको रिमूव कर रहे हैं, ओके। उसके बाद फिर से हमने नया प्रोडक्ट डाला। तो ये एक तरह का कल्चर मेथड होता है, इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या हो रहा है, देखो, एक तरह से हम जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसको रिमूव भी कर रहे हैं, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, ये मीडिया को डाल भी रहे हैं और उनको फिर से ग्रो होने दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ग्रो हुआ फिर से हमने प्रोडक्ट डाल दिया, साथ साथ हमने क्या किया, इस मीडिया को फिर से डाला। ये कंटिन्यूअस कल्चर इनको बोला जाता है। दूसरा एक कौन सा कल्चर है भाई, हम दूसरे केस में क्या कर सकते हैं, हम मान लो यहाँ पे एक सेकंड केस कंसीडर करते हैं जहाँ पे कि एक बायोरिएक्टर लिया हमने, यहाँ पे ग्रो होने दिया, ग्रो होने के बाद सबसे पहले हमने प्रोडक्ट फॉर्म होने दिया, फिर प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। प्रोडक्ट रिमूव करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बैच बना रहे हैं। बैच मतलब क्या है, जैसे कि आपका एक मॉर्निंग बैच होता है, एक इवनिंग बैच होता है। कोई भी कोचिंग क्लासेस करो या फिर नॉर्मली अगर आप कॉलेज में ही क्लास कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, बैच बैच करके पढ़ाया जाता है। मतलब एक बैच में मान लो एक टीचर, एक ट्यूटर है, मान लेते हैं एक ट्यूटर है, उन्होंने एक बैच सुबह लिया, ओके, 7 से 10 बजे तक उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया, फिर वो बच्चे चले गए,
उसके बाद क्या हो रहा है, इवनिंग को वो एक बैच ले रहे हैं, इवनिंग से 7 to 8 या 9 वो एक बैच है, वही सेम लेक्चर उन्होंने डिलीवर किया, बच्चों को भी सेम नॉलेज मिला, उसके बाद वो बच्चे गए। मतलब यहाँ पे उसका मतलब क्या है कि हमने एक बार प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, एक बैच बन गया, उसके बाद दोबारा से हमने क्या किया, फिर से शुरू किया और फिर से न्यू मीडिया डाला, फिर से इसको प्रोडक्ट बनने दिया, उसके बाद हमने रिमूव किया। मतलब ये एक बैच हुआ, पहला बैच। ओके, दूसरी बार जब हमने किया, सेम कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर सारा कुछ रेगुलेट करके फिर से हमने किया, तो ये सेकेंड बैच हो गया। तो आपका जो मेडिसिन आते हैं या फिर जो भी हमें फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिलते हैं वो ये दो तरीके से बन सकते हैं। आइदर इनको कंटिन्यूस कल्चर में बनाया जाता हो इन जीन प्रोडक्ट्स को, या फिर इनको बैच कल्चर में बनाया जाता हो। अगर आपको बैच कल्चर में बनाया जाता है तो एक बार प्रोडक्ट आ गया, उसको हमने पैकेजिंग कर दिया, डिलीवर कर दिया, उसके बाद दूसरा बैच आएगा, उसको पैकेज करेंगे, डिलीवर करेंगे, राइट, वो एक तरीका है। या फिर कंटिन्यूसली बहुत टाइम, लंबे समय तक हमने एक किया, कल्चर किया, उसमें से कंटिन्यूसली हम निकालते जा रहे हैं प्रोडक्ट, उसके साथ साथ हम मीडिया उसमें डालते जा रहे हैं और वहाँ से प्रोडक्ट मिलता जा रहा है। तो होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपके बायो रिएक्टर का। दो तरह के बायो रिएक्टर होते हैं, दोनों ही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला बायो रिएक्टर है सिंपल स्टीर्ड टैंक बायो रिएक्टर। इसका अगर बेस आप देखोगे तो ये इस तरह से सेमी सर्कुलर होगा ये बेस। ओके, और दूसरा वाला जो बायो रिएक्टर है ये स्टीर्ड टैंक, स्पार्ज्ड स्टीर्ड टैंक बायो रिएक्टर। ये आपको डायग्राम्स एज इट इज़ याद कर लेने हैं, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, डायग्राम बनाने के लिए भी आपको बोल दिया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो हम जानते हैं बायो रिएक्टर अगर है तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें। एक तो कल्चर ब्रोथ चाहिए, कल्चर ब्रोथ मतलब कल्चर मीडिया, वही चीज़ है। ओके, उसके बाद और क्या यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल। एसिड और बेस इसके थ्रू हम डाल सकते हैं, जब हम अगर रेगुलेटर बोलेगा कि भाई पीएच कम हो चुका है तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे एसिड डाल सकते हैं, राइट, या फिर ज़्यादा है तो फिर उसको कम करना है, इस तरह से हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक मोटर दिया हुआ है, मोटर दिया है, प्लस यहाँ पे इस तरह से आपको ब्लेड्स देखने को मिल रहे होंगे। ओके, तो ये क्या करते हैं, मोटर जैसे ही घूमेगा यहाँ पे ये एजिटेट करने लगेंगे इस मिक्सचर को। ये अगर एजिटेट करेंगे तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कल्चर ब्रोथ में, जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्लस और क्या होगा, जो एयर होगा इसके अंदर वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इसमें जो ब्लेड्स लगे हुए हैं देखो, ये फ्लैट ब्लेड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा फोम ब्रेकर। अब फोम ब्रेकर का काम क्या है, ये एक नया कुछ देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर कल्चर ब्रोथ हम लोग ले रहे हैं, वहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट है, आयॉन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, और उसको एजिटेट कर रहे हो, अगर एजिटेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे फोम भी फॉर्म होने वाला है। जैसे कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब आप कोई सर्फ लो, ओके, सोप, वॉशिंग सोप जो लो, उसके बाद उसको अगर पानी में हम मिलाएंगे तो फाइनली क्या होगा, फोम बनेगा। और फोम अगर बन रहा है तो वो सरफेस पे बन रहा है। तो सरफेस पे यहाँ पे क्या रखा गया है, एक फोम ब्रेकर रखा गया, कुछ ब्लेड्स हैं यहाँ पे जो कि फोम अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको ब्रेक करने लगेंगे, उसको क्लॉग नहीं होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइज, इस मिक्सचर को स्टेरिलाइज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, राइट, इन्फेक्ट हो सकता है ये ब्रोथ। इन्फेक्ट कैसे होगा, मान लो एक बैक्टीरिया है, उसके साथ कोई फंगस आ गया इसके अंदर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे, वो प्रोडक्ट तो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो चुका है किसी दूसरे माइक्रोब से। तो इसको स्टेरिलाइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्टीम प्रोवाइड किया जाता है जो कि इसको स्टेरिलाइज रखे। तो ये था आपका सिंपल स्टीर्ड टैंक बायो रिएक्टर। इससे ये जो स्पार्ज्ड स्टीर्ड टैंक बायो रिएक्टर है ये किस तरह से डिफरेंट है, देखो ये जो पहला वाला डायग्राम है, इसका जो बेस है ये इस तरह से सेमी सर्कुलर बेस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे सेकंड डायग्राम में ये फ्लैट बेस प्रेजेंट होगा। प्लस इसका जो ब्लेड है यहाँ पे देखो, ये जो रोटेट करने के लिए है, मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, एक फ्लैट मोटर यहाँ पे आपको प्रेजेंट है। उसके बाद अंदर यहाँ पे आपको ब्रॉथ देखने को मिल रहा है, ये भी कल्चर ब्रॉथ है। ओके, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये कल्चर ब्रॉथ है। उसके बाद यहाँ पे जो सरफेस आपको मिल रहा है, ये सरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इस तरह से सरफेस प्रेजेंट है। तो अगर इस तरह का सरफेस हो तो ये क्या काम करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है।
एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट सरफेस जैसे कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। किस लिए इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बाहर से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इस तरह से ये एक बहुत ही सिंपल डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो दोनों ही जो रिएक्टर होते हैं, दोनों ही तरह के बायो रिएक्टर, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके अंदर और भी कई सारे कंट्रोल सिस्टम्स लगे होते हैं। ये बायोरिएक्टर जो स्पार्ज स्टीर्ड बायोरिएक्टर है, यहाँ पे भी सारे कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एनसीईआरटी में बस एक सिंपल डायग्राम दिया हुआ है किस तरह से ये पहले वाले से डिफ़र करता है। ओके, तो ये था कि किस तरह से हम एक फॉरेन जीन प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको अचीव कर सकें। तो अभी तक हमने देख लिया कि बायोरिएक्टर का यूज़ होता है, बायोरिएक्टर का यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। ओके, अब क्या होने वाला है, हमें मान लो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट मिल गया। अब प्रोडक्ट मिलने के बाद हमें क्या करना है भाई, उनको हमें पैकेजिंग करना पड़ेगा, फिर हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो होप कि आपको आज का ये लेसन, आज का ये जो टॉपिक है बायोरिएक्टर, ये आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का डिटेल यहाँ पे कवर किया गया है। होप कि ये लेक्चर यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।